हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को मौर्य काल का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में बताने आया हूँ। हिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आया हूँ। मगध साम्राज्य अध्याय 2 चैप्टर 2 से लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि हमारा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है अभी मगध महाजनपद है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद नहीं था, लेकिन मगध साम्राज्य धीरे धीरे विस्तारित हुआ और धीरे धीरे जाकर के इन्होंने अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैलाया और सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये बन गया। तो देखिए, महाजनपद जो होता है, महाजनपद का जो अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। तो महाजनपद का जो अर्थ होता है, तो पहले जब इससे पहले हड़प्पा कालीन युग आया था तो तांबा और लोहा, तांबा का मतलब क्या हुआ, भंडारण मिला था भारत में एक जगह। और जब तांबा का भंडारण मिला तो बहुत सारे लोग जो है जंगलों से, जो है जंगली लोग जो रहते थे, वो जंगलों से उठ करके और आए यहाँ पर क्या, नगर को बसाने के लिए। और नगर को जब बसाने आए हड़प्पा सभ्यता में, तो एक जगह जो है जहां पे यहाँ इन लोगों को तांबा का मतलब भंडारण मिला और लोहा का भंडारण उसके बाद मिला, तो वहां पे जो है ना लोग गाड़ियां वगैरह बनाने लग गए, लोहे की गाड़ियां वगैरह बनाना प्रारंभ किया। और जब गाड़ियां वगैरह लोहे की बनाना प्रारंभ किया तो ये लोग जो है ना जा करके एक जगह इकट्ठा, जैसे अभी अभी अपने लोग दिल्ली पंजाब में जा करके बहुत सारे लोग बसे हुए रहते हैं, वैसे वहां पे एक जगह जा करके बहुत सारे लोग बस गया और उस बसे हुए स्थान को जनपद कहा जाने लगा। और जनपद जब बड़े आकार का हो गया तो उसी को कहा गया महाजनपद, जो कि हमारे पूरे भारत में जो है, भारतवर्ष में 16 महाजनपद था। जो कि 16 महाजनपद का जो आधिपत्य था वो जो है तक्षशिला वगैरह इधर पाकिस्तान वगैरह के एरिया में भी फैली हुई थी। उसमें हम लोग आज उठाते हैं मगध साम्राज्य यानी मगध महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध महाजनपद। अब देखिए, मगध महाजनपद की जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले देखिए तो मगध महाजनपद में 7 वंशों के राजाओं ने क्या किया था, राज्य किया था। ठीक है, वो स्टार्ट कब से हुई, 600 ईस्वी पूर्व, आज से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। जो कि 600 ईस्वी पूर्व, इसके काल में दो धर्मों की जो है विवाद आपस में ज्यादा था। एक था जैन धर्म, एक कौन सा था, जैन धर्म, और दूसरा बौद्ध धर्म था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है विवाद था उस समय 600 ईस्वी पूर्व में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जो है हमारा आता है मगध महाजनपद, जो कि मगध साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से लगभग में स्टार्ट हुआ। मगध महाजनपद जो है, इसमें सबसे पहला वंश जो था, मगध महाजनपद का सबसे पहला वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश का संस्थापक जो था, हर्यक वंश का संस्थापक नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। इन्होंने जो है हर्यक वंश की स्थापना किया और साथ ही साथ इसको मगध महाजनपद का जो है संस्थापक भी कहा जाता है। यानी मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है, तो बिंबिसार है। बिंबिसार का जो कार्यकाल था वो 544 बीसी से पूर्व से लेकर के और 412 तक था। कितना, 544 ईस्वी पूर्व से हर्यक वंश का कार्यकाल, हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईस्वी पूर्व से और कितना, तो 412 ईस्वी तक था। 412 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल कब तक था, हर्यक वंश का 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। कि बिंबिसार जो है बड़े ही क्रूर राजा थे अपने काल में, और इन्होंने जो है अपने राज्य का जो है विस्तार अपने ढंग से किया। और इसके समय में जो है लगभग 80,000 गांव को इन्होंने जो है अपना आधिपत्य जमा करके रखा, 80,000 गांव पे। और ये अपना एक
विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसमें एक यहाँ पे जगह था नीचे में जिसका नाम था उज्जैन। उज्जैन उज्जैन जो है, उज्जैन का एक राजा था। इन्होंने जो है उज्जैन के जो राजा था उससे जो है एक मैत्री संबंध रखा था। उज्जैन के राजा एक बार चेचक के बीमारी से क्या हो गए थे, ग्रस्त हो गए थे, जिसमें इसका जो वैद्य था बिंबिसार का, ये अपने एक वैद्य को भेजा था उज्जैन इस राजा को सही करने के लिए। ये बहुत सारे देश विदेश में गए और मतलब अपना इलाज करवाया उज्जैन का राजा, ठीक है। और उज्जैन का राजा जब यहाँ पे क्या हुए, ओ यार तो इन्होंने जो है अपने काल में जो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, ये अपने काल में जो है बहुत सारे क्या किए, तो राज्य का विस्तार किया। और इसके समय में लगभग 80,000 गांव मगध साम्राज्य में स्थित था। और मगध साम्राज्य में 80,000 गांवों पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमा करके रखा। उसमें इन्होंने अपने काल में 2 महाजन पदों को अपने में मिला लिया। एक लिच्छवी को, जो कि लिच्छवी की जो महाराजा था चेटक, तो चेटक की पुत्री से बिंबिसार का शादी हुआ था, इसीलिए उसे जो है लिच्छवी जो है गणतंत्र राज्य इसे दे दिया गया बिंबिसार को। और लिच्छवी के बाद इधर एक अवंती एक राज्य था नीचे में। अवंती को इन्होंने कैसे मिलाया, तो अवंती का एक राजा था, उस राजा को एक बीमारी हो गया था चेचक का। और चेचक का जो बीमारी हो गया था, तो चेचक की बीमारी के लिए इन्होंने जो है देश विदेश में दूसरे देशों से इलाज वगैरह करवाया। जब उसका चेचक का बीमारी नहीं मतलब ठीक हुआ, तो यहाँ पे एक वैद्य रहता था मगध में, उसका नाम था जीवक। तो जीवक वैद्य ने जो है उसके बीमारी को क्या किया था, ठीक करने का मतलब फैसला किया। और जीवक वैद्य को बिंबिसार यहाँ पे भेजा अवंती में। और उस वैद्य ने क्या किया, उस राजा को पूरा तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उपहार में जो है बिंबिसार को अवंती राज्य भी मिल गया। और इन्होंने जो है अपना साम्राज्य धीरे धीरे विस्तारित करके इतना बड़ा कर लिया। और धीरे धीरे इन्होंने जो है अवंती को भी खुद में मिला लिया। और इधर लिच्छवी एक छोटा सा गणतंत्र राज्य था, लिच्छवी को भी अपने कब्जा में कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे मगध साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। बहुत दिनों तक ये राज्य करने की वजह से इसका जो राज्य जो ये किया, तो 544 से 491 तक, 544 बीसी से 491 बीसी तक। उसके बाद बहुत समय तक ये राज्य किया। लगभग ये बहुत सारे शादियां वगैरह की थी, ठीक है। शादी वगैरह इतने सारे की थी। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अजात शत्रु। इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे ज्येष्ठ, उसका नाम था अजात शत्रु। वो बेचारा बहुत बड़े हो गए थे। और ये जो है उसका बेटा बड़ा हो गया था और ये खुद शादी वगैरह करते जा रहे थे। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, उसका भी मतलब पालन पोषण मतलब अब वो छोटा नहीं था। तो वो जो है इसका बेटा एक दिन क्या हो गया, जब ये मैरिज करने गए थे और दूसरा मैरिज करने गए थे, और मतलब बहुत सारे ये शादी किया था, और एक जगह शादी करने गए थे, इसका बेटा उठा अजातशत्रु और शादी के बीच में चला गया और इसका क्या कर दिया, मार दिया। क्या कर दिया, बिंबिसार का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने वाला कौन था, तो इसी का बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने क्या किया, ये अपने पिता, खुद के पिता को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या कौन कर दिया, अजातशत्रु। और खुद के पिता को अजातशत्रु ने क्या किया, हत्या कर दिया। और अपना क्या किया, राज्य जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो था 544 से, और सॉरी 544 नहीं, 491 है, 491 से अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो 491 से 459 बीसी पूर्व तक था। 491 से 459 बीसी पूर्व तक था। अब ये जो इसका जो कार्यकाल था अजातशत्रु का 491 से 459, अजातशत्रु जो है बहुत ही एकदम से मतलब बहुत ही शासक जो था, बहुत ही ये भी क्रूर था अपने पिता के तरह ही, ये भी बलशाली था। इन्होंने जो है फूट डाल करके जो है एक राज्य था इसका नाम था मतलब कलिंग टाइप, उधर एक मतलब जीवक का एक राज्य था, ठीक है, जिस राज्य का नाम था जीवक। कलिंग जो है उधर हाथियों का जो होता था
बहुत ज्यादा क्या होता था, हाथी बहुत ज्यादा कलिंग के जंगल में पाया जाता था, उड़ीसा में पड़ता था। ठीक है, तो कलिंग पे इन्होंने जो है अजात शत्रु भी क्या किया था, आक्रमण किया, और धीरे धीरे जो है ये जो है कलिंग को भी हथियाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने एक जीवक था, कलिंग के महाराज जो है उस समय जीवक था, इन्होंने जीवक को जीत लिया फूट डाल करके, और उसके बाद इन्हें जो है अपने राज्य को क्या किया, और ज्यादा विस्तारित कर दिया, और अपने राज्य को ये क्या किया, और ज्यादा विस्तारित किया। जब इन्होंने अपने राज्य को विस्तारित किया तो ये भी जो है नहीं छोड़ रहा था। मतलब अब ये देखिए अजात शत्रु जो है उसके अलावा जो है ये प्रथम बौद्ध संगति भी करवाया था, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति जो करवाया था वो कहाँ, पाटली, ये कौन करवाया था, तो प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु ही करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति कौन करवाया था, अजात शत्रु। ठीक है, उसके बाद अजात शत्रु की जो है मौत कैसे हुई, तो इसको भी इसके जो ये जैसे मारा था अपने पिता का, वैसे ही अजात शत्रु का जो हत्या कर दिया, हत्या कौन कर दिया, अजात शत्रु का जो हत्या किया, इसका ही एक बेटा था उदाइन। उदाइन जो है अजात शत्रु का ही बेटा था, उन्होंने क्या कर दिया, तो देखिए मगध साम्राज्य का ये पहला राजा था बिंबिसार, और ये अजात शत्रु दूसरा राजा था, और ये तीसरा राजा था। उदाइन ने क्या किया, अजात शत्रु की क्या कर दी, हत्या कर दी। इन्होंने तो देखिए कलिंग, उसके बाद अवंती, उसके बाद इधर क्या, तो कलिंग, अवंती और इधर लिच्छवी, गणतंत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे इसका साम्राज्य क्या हो रहा था, विस्तारित हो रहा था, और धीरे धीरे जाकर के ज्यादा विस्तारित हो चुका था इसका साम्राज्य। और जब विस्तारित हो गया था तो इसकी हत्या जो है अजात शत्रु भी जो है बहुत दिनों तक राज्य स्थापित करके रखा। इसकी जो पुत्र थे, इसके पुत्र अजात शत्रु के पुत्र जिसका नाम था उदाइन, उदाइन ने भी क्या किया, अजात शत्रु की हत्या कर दी, और अजात शत्रु की हत्या करके खुद शासन पर बैठ गया गद्दी पे। और इसका जो शासन काल था अजात शत्रु का, उदाइन का, वो था 459 बीसी से 459 बीसी से इसका जो कार्यकाल था 440 बीसी तक था, 440 बीसी तक ये जो है इसका कार्यकाल था, किसका, उदाइन का, 459 से 440 बीसी तक। उदाइन जो है अपने काल में बहुत सारे मतलब एक नगर की स्थापना किया था ये उदाइन, एक नगर का, अब याद आया, वो जो नगर था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की जो नगर की स्थापना किया था इन्होंने ही किया था। और नगर की स्थापना करके उसको क्या बनाया, राजधानी बनाया, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है उस एरिया में सबसे बीच में स्थित था, मगध के सबसे बीच में स्थित था पाटलिपुत्र, इसीलिए उन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी, स्थापना किया था। ठीक है, उदाइन जो है, उदाइन के काल, उदाइन जो है बहुत ही सोचा समझा राजा था और बहुत ही अस्थिर था। इसे इतिहास पढ़ने की बहुत ज्यादा शौक थी। ये जो है इतिहास में पढ़ा था, जो मैंने अपने पापा को मारा, मेरा पापा भी जो है मेरे बाबा को मारा था। ठीक है, तो इसे इतिहास पता था। जो अगर इसका जो बेटा था, इसके बेटा का नाम था नागदशक, इसके बेटा का क्या नाम था, उदाइन के जो बेटा था, उदाइन का बेटा, इसके बेटा का नाम था नागदशक, नागदशक। तो नागदशक को इन्होंने क्या बोला, देखो बेटा तुमको राज चाहिए या शादी उदी करने का मन होगा तो हमको बोल देना, हमको टपकाना नहीं। कौन बोल रहा था, उदाइन बोल रहा था अपने बेटा को, नागदशक को, तो बेटा तुमको शादी करना होगा या तुमको कुछ चाहिए होगा तो हमको बोलना, राज्य करने का इच्छा होगा तो हमको बोलना, जो राज्य करना है पिताश्री। ठीक है, तो हम जो है तुम्हें राज्य दे देंगे, लेकिन तुम हमको क्या करना, टपकाना नहीं। भाई नागदशक भी सोचा था हमको और क्या चाहिए ही, तो नागदशक जो है अपना राज्य किया। उसके बाद उदाइन जो है धीरे धीरे होकर के जब बहुत सारे बुढ़े हो गए तो उदाइन जो है मतलब क्या किया, राज्यपाट छोड़ करके अपने बेटा नागदशक को दे दिया। उदाइन को डर था कि कहीं मेरा भी बेटा हमें हमारी हत्या ना कर दे, इतिहास फिर से ना अपने आप को याद करे। ठीक है, तो उदाइन इतिहास वगैरह पढ़ा था, बेचारा जानता था जो मैं भी पापा को मारा हूँ, मेरे पापा भी अपने बाप को मार दिया था, इसीलिए नागदशक जो है, नागदशक से ऐसी उम्मीद नहीं किया, नागदशक से पहले ही इन्होंने बता दिया। उदाइन उतना ज्यादा कार्य अपने क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाया नहीं, बढ़ाया तो था बिंबिसार और कौन, अजात शत्रु, थोड़ा बहुत साम्राज्य को क्या किया था, बढ़ाया था। देखिए नागदशक जो है ना,
एकदम लोल राजा था, बकलोल राजा था। इसको उतना ज्यादा मतलब यानी साम्राज्य के विस्तार के बारे में उतना ज्यादा इसके पास जानकारी वगैरह नहीं था। नागदशक का जो है एक मंत्री था। नागदशक का जो मंत्री था, नागदशक का जो मंत्री था, मंत्री उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक का ये क्या था? मंत्री था शिशुनाग। अब शिशुनाग ने जो है अपने राजा को देखा, बकलोल राजा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस राजा को ही क्या किया, नागदशक को क्या किया, मार दिया और नागदशक को राजगद्दी से हटाया और मार दिया और दूसरे वंश की स्थापना कर दिया, जिस वंश के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो दूसरे वंश की जो इन्होंने स्थापना कर दिया वो कौन सा वंश था, मैं अभी इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं। तो नागदशक को मारा और इन्होंने जो है शिशुनाग ने नागदशक को मार करके कौन सा वंश स्थापना किया, दूसरा वंश, उसका नाम था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हुआ, इसके संस्थापक जो हुए वो कौन हुए? तो शिशुनाग। शिशुनाग किसको मार करके बना? तो वो अपने राजा को मार करके। ये क्या था? शिशुनाग क्या था? मंत्री था। किसका? तो नागदशक का ये क्या था? मंत्री था। मंत्री को उस समय अमात्य कहा जाता था। उस समय में मंत्री, जैसे अभी मंत्री होते हैं ना, उस समय में मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, अपने राजा की क्या कर दी, हत्या करके, और ये खुद राजगद्दी पर बैठ गया और दूसरे वंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। इसका जो देखो, अब ये जो वंश था शिशुनाग वंश, इसका कार्यकाल कितना था? तो 412 से लेकर के 344 था। कितना था? 412 से 344। 412 बीसी से 344 बीसी तक था। 344 तक इसका कार्यकाल रहा शिशुनाग वंश का। अब ये शिशुनाग था, ये अपने वंश का क्या कहलाया? शिशुनाग वंश का क्या कहलाया? संस्थापक भी कहलाया। इन्होंने भी अपने काल में बहुत सारे राज्य को क्या किया था? मिलाया था। इन्होंने भी, ये भी थोड़ा वीर वगैरह था, इन्होंने भी इधर के राज्य वगैरह को, दक्षिण के थोड़ा बहुत छोटे मोटे राज्य को थोड़ा बहुत विस्तरित किया था और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को थोड़ा बहुत और बढ़ाया और अपने प्रगति पे ले गया। शिशुनाग जो है इसका कार्य, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, एक और अति किया, तो वैशाली, यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था वैशाली। वैशाली को इन्होंने अपने में मिला लिया और वैशाली को क्या कर दिया, अपना एक राजधानी बना दिया। इन्होंने जो है राजधानी को दो जगह रखा, पटना में तो था ही, और एक नया राजधानी बना दिया पटना के अलावा वैशाली। वैशाली को इन्होंने क्या किया, राजधानी बना दिया। राजधानी, वैशाली को राजधानी बनाने के पीछे कारण था क्योंकि वैशाली को राजधानी बनाया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ, इधर का जो एरिया था वो भी इसके क्या हो रहे थे, मतलब ये यहाँ वैशाली को राजधानी बना करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, और कोई अगला कारण नहीं था जो वैशाली का ये क्या करता, राजधानी बनाता। ठीक है, उसके बाद ये जो है वैशाली को राजधानी बनाने के बाद ये भी अपने क्षेत्र विस्तार किया, अपने हिसाब से जितना हो सका इन्होंने क्या किया, क्षेत्र विस्तार किया। उसके बाद इसका बेटा का नाम था कालाशोक। शिशुनाग के जो बेटा था, शिशुनाग के बेटा का जो नाम था, बेटा जो था उसका नाम क्या था, तो कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग के बेटा का नाम कालाशोक। कालाशोक जो है बहुत ही क्रूर शासक था। कैसा था, तो क्रूर शासक था, बहुत ही कैसा शासक था, तो क्रूर शासक था। ये भी जो है अपने राज्य का क्या किया, बहुत ज्यादा ही विस्तार किया। और कालाशोक जो है, कालाशोक को क्यों याद किया जाता है कि कालाशोक एक और मतलब क्या किया था, बड़े कार्य किए थे। वो जो है बौद्ध संगति किया था, द्वितीय बौद्ध संगति। कौन, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति किसने किया था, करवाया था, कालाशोक ने। कालाशोक भी क्या थे, तो बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा मानने वाले थे, और कालाशोक ने क्या किया था, द्वितीय बौद्ध संगति
करवाया था। उसके बाद कालाशोक के बाद ये जो है कालाशोक के बाद इस मतलब ये जो है शिशुनाग और कालाशोक के बाद इस मतलब और कोई कालाशोक का जो बेटा वगैरह था उतना वगैरह हैवी था नहीं, कालाशोक के पास एको वो बेटा नहीं था, ठीक है। और कालाशोक के पास बेटा नहीं होने के कारण जो है इस वंश की क्या हो गई, धीरे धीरे विलुप्ति होने लगी। और कालाशोक के दरबार में ही, ठीक है, कालाशोक के दरबार में ही एक छोटे कास्ट का लोग रहता था, ठीक है, बहुत ही वैश्य से भी नीचे कास्ट का लोग था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो जो है बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूर था, ठीक है। और उन्होंने जो है एक नया वंश का स्थापना किया, इसी का मंत्री था, कालाशोक का ही जो है के दरबार में ही वो क्या था, तो मंत्री वगैरह नहीं, छोटा मोटा जॉब वगैरह था उसको, ठीक है, सैनिक वगैरह का जॉब करता था, ठीक, सैनिक वगैरह का जो जॉब करता था। तो उन्होंने जो है एक वंश की स्थापना किया, जिस वंश का नाम रखा, तीसरा वंश था, वो था नंद वंश। नंद वंश, देखिए नंद वंश का जो राज मतलब संस्थापक था, नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद इस वंश का क्या था, संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद जो है नंद वंश की जो कार्यकाल था वो 344 से 323 बीसी तक था। 344 बीसी से 323 बीसी तक क्या था इसका कार्यकाल, ठीक है, किसका, नंद वंश का। और नंद वंश का संस्थापक जो कहलाया वो महापद्मनंद, और ये नंद वंश का क्या था, प्रथम राजा भी था। उसके बाद नंद वंश की स्थापना, ये जो है छोटे कास्ट के थे, और ये जो है क्षत्रियों का क्या था, बहुत ही बड़का दुश्मन था। इसको क्षेत्र सर्वनाशक कहा जाता था। ये जो है ना अपने मन के अंदर ठान लिया था कि हम जो है ना क्षत्रियों का क्या कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे, मतलब क्षत्रियों को हम रहने ही नहीं देंगे। और क्षत्रियों को एक क्षेत्र सर्वनाशक भी कहा जाता है, क्षत्रिय सर्वनाशक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका बेटा का नाम था धनानंद। इसके जो बेटे थे उसका, ये बहुत कम दिन तक क्या किया, राजगद्दी पे बैठा, लगभग 6-8 साल बैठा था। इसके जो बेटा था, इसका बेटा का जो नाम था, उसका बेटा का नाम था धनानंद। धनानंद ससुरा से क्रूर निकल गया। धनानंद जो था वो जो है ना इससे भी क्रूर निकल गया, किससे, तो महापद्मनंद से। और ये तो है वो जो है क्षत्रिय विनाशक उसको कहा जाता था। ये भी अपने आप को क्या कहलाता था, सर्व क्षत्रांतक, मतलब क्या कहता था ये अपने आप को, हम जो है दुनिया में जहां जहां क्षत्रिय है हम क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। अब बहुत ही घमंडी था, ये क्या था, बहुत ही क्रूर के साथ साथ ये क्या था, क्रूर तो था ही, ये भी क्या था, क्रूर था और घमंडी था। क्या था, क्रूर और घमंडी। ये जो है धनानंद का कार्यकाल में जो है यहाँ पे जो है एक दूसरे कंट्री का क्या हो गया था, यहाँ पे यूनान के शासक जो है सिकंदर का आक्रमण होने वाला था भारत पर, ठीक है। सिकंदर ने अपने सेना लेकर के क्या कहां पर, तो भारत में घुसते हुए निकलना चाह रहा था, ठीक है। तो सिकंदर का आक्रमण यूनान, इधर यूनान एक कंट्री है, यूनान से का जो राजा था, यूनान का राजा था सिकंदर। सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण करना चाहता था। सिकंदर क्या चाहता था, भारत पर आक्रमण करना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उस समय जो मगध का राजा था वो कौन था, धनानंद। तो मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं और इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। धनानंद जो है कौन सा, धनानंद जो है नंद वंश का राजा था, ठीक है। उस समय में, ठीक है, सिकंदर जो है यानी यूनान का शासक था। कहां का, यूनान का राजा, यूनान का राजा था सिकंदर। सिकंदर जो है इधर से पूरा क्षेत्र को जीत लिया था, इधर का जितने भी क्षेत्र था सभी क्षेत्र को जीतते हुए वो क्या चाहता था, जो भारत को चीरते हुए
हम नीचे के क्षेत्र जापान वगैरह के क्षेत्र को जीतते हुए पूरा दुनिया को वो जीतना चाहता था सिकंदर। सिकंदर का एक ही लक्ष्य, बहुत सारा, सिकंदर का सेना जो है दुनिया का सबसे ताकतवर सेना था उस समय सिकंदर के काल में। और सिकंदर इतना हैवी राजा था जो इधर के जितने भी 20-30 देश था सभी देशों को जीत करके उसके बाद वो भारत में यहां से एंट्री करने वाला था। कहां पे? यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? एंट्री किया। और यहाँ पर एंट्री करने से पहले एक नदी आता है यहाँ पे, ठीक है, एक नदी आता है। और वो जो नदी जो है एक, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही में था, तो एक यहाँ पे नदी आता है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो उस नदी को जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के तक्षशिला के पास ही एक बहुत भयानक नदी है, उस नदी को ये पार करता, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो आया था यूनानी शासन, जो ये सिकंदर आया था, वो कब आया था? तो 325 बीसी यानी वर्ष ईस्वी पूर्व आया था। कितने में? 325 ईस्वी पूर्व में आया था, ठीक है। अब ये जो सिकंदर था, सिकंदर ये जो है ना तक्षशिला में एंट्री करने वाला था। कहां पे? तो तक्षशिला में। तक्षशिला में एंट्री किया। यहाँ पे एक शिक्षक थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के, उस समय में जो शिक्षक थे उस शिक्षक का नाम था क्या? तो चाणक्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो शिक्षक था, तक्षशिला का शिक्षक जो था उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य, इसका दूसरा नाम था कौटिल्य। इसके नीतियों के, इसके कूटनीतियों के कारण इसे क्या कहा गया? चाणक्य कहा गया, ठीक है। ये तो चाणक्य इसका बाद में नामकरण हुआ, ठीक है। पहले इसका नाम था कौटिल्य। अब ये जो है जब ये आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास आया, कौन? तो यूनान का राजा सिकंदर। तो सिकंदर जब आ रहा था ना यहाँ पे, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में रुका। और दूसरे देश से आ रहा था, तो वो जो है ना एक रात रुका और गया मिलने किससे? तो चाणक्य कौटिल्य से मिलने गया। बोला देखिए सर, मतलब टीचर गुरु होते थे उस समय में, तो गुरु जी से गए पूछने के लिए, देखिए गुरु जी हम जो है प्लान बनाए हैं, जो भारत के जो है भारत को जीत करके, हमें जो है भारत को जीत करके और भारत से निकलना है। सिकंदर वगैरह जो था वो पूरी दुनिया को जीत लिया था, ठीक है, बहुत सारे देशों को जीता था और इधर के देशों को जीतना भी बाकी था। वो जीत करके क्या करता था? कुछ भी नहीं। वो जो राजा था ना सिकंदर, वो जीत लेता था और देश को लूट लेता था, जितने भी पैसे वगैरह होता था उसको लूटता था। और इस देश में क्या करता था? अपने किसी मंत्री वगैरह को इस देश में रख देता था राजा के लिए, राजा बना करके, और उसके बाद वो आगे निकल जाता था। सिकंदर का एक ही काम था, पूरे दुनिया को क्या करना? जीतना। सिकंदर का एक लक्ष्य बन चुका था, ठीक है। और वो इधर के बहुत सारे 20-30 देशों को जीत करके उसके बाद इधर आया था भारत में एंट्री करने के लिए। तो भारत में जो एंट्री करने के लिए आया तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास रुका और चाणक्य से मिलने गया और चाणक्य को बोला, गुरुजी हम जो है भारत पे आक्रमण करना चाहते हैं, और कैसे आक्रमण करें जो हमारा आक्रमण क्या रहे तो सफल रहे। अब इधर तो चाणक्य था ही। चाणक्य और कौटिल्य जो है, इन्होंने बेचारा धनानंद के दरबार में गया। धनानंद के दरबार में गया और धनानंद को क्या बोला? यहाँ पे आया और धनानंद को बोला, देखिए धनानंद, ये जो धनानंद था, धनानंद के बाद गया, ठीक है। और धनानंद उस समय जो है राजमत में एकदम जो चूर था, एकदम से मुद्रा वगैरह, मतलब दारू वगैरह पी करके एकदम से नाच वगैरह देख रहा था राज दरबार में, अपने राज दरबार में। और चाणक्य गया। चाणक्य जो है गुप्त नीति, गुप्त संदेश लेकर के गया। कहाँ पे? तो धनानंद के पास। और उसको बोला क्या? देखिए राजन, आपके राज्य पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सिकंदर भारत में घुसने वाला है और जितना भी आपका मुगल साम्राज्य है इसको उखाड़ के फेंकेगा और ये क्या कर देगा? पूरे भारत को क्या कर देगा? बर्बाद करके रखेगा और आपको रौंद करके निकलने वाला है ये इधर से, और इधर से नीचे के देश में हो जाता। इधर धनानंद जो है घमंड में चूर, एकदम घमंडी था ही ये तो बताएं आपको ये कैसा था। तो घमंडी था, और ये घमंडी था, अपने घमंड में, राजमत में एकदम चूर था, एकदम घमंड की तरह, ठीक है। अब घमंड तो किसी का भी नहीं चला भाई, रावण को भी नहीं चला, है कि नहीं। अब ये छोटा मोटा राजा कहां से, वो भी अभी पूरा भारत में इसका आधिपत्य था भी नहीं, इतना दूर ही इसका आधिपत्य था, एकदम घमंड में चूर था। जब इन्होंने इसको जो है ना, चाणक्य गया ना, कहा ना, देखिए राजन, भारत पे जो है सिकंदर, दूसरे देश यानी यूनान के जो राजा है सिकंदर, उसका आक्रमण हो चुका है,
एंट्री हो चुका है, आप सावधान हो जाइए। इसको सावधान करने के लिए गया धनानंद को, तो उन्होंने क्या किया, चाणक्य जो गुरु थे, शिक्षक, इन्होंने क्या किया, उसका बहुत बड़ा अपमान किया। और उसका जो चोटी बना हुआ था, चाणक्य जो है उसका चोटी था, बहुत लंबे लंबे, पहले के जमाना में आचार्य वगैरह, गुरु वगैरह के बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। उन्होंने क्या किया, उसके चोटी को पकड़ा और राजा क्या किया, उसको घसीट करके बाहर भगवा दिया। बोला इसको बाहर करो, और बाहर करवा दिया किसको, तो इसको चाणक्य को धनानंद ने क्या किया, राज दरबार से क्या किया, घसीट करके बाहर फेंकवा दिया और लात मार करके भगा दिया। उसी समय चाणक्य बोला था, धनानंद जब तक मैं तुझको उखाड़ करके नहीं फेंकूंगा, जब तक मैं तुमको उखाड़ करके नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं ये अपना चोटी कभी नहीं बांधूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और धनानंद को जो है उसी समय ये वादा करके गया था चाणक्य कि हम तब तक तुमको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसी में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ध्यान देंगे तो चाणक्य जो है ना, चाणक्य का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का जो शिष्य था, शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसके जो पिता थे ना, वो धनानंद के यहाँ पोछा वगैरह लगाने का कार्य करता था। धनानंद के यहाँ क्या करने का, तो पोछा वगैरह लगाने का कार्य करता था, क्षत्रिय था, ठीक है। और सैनिक वगैरह धीरे धीरे पोछा लगाने का कार्य करते करते धीरे धीरे जो है वो एक सैनिक बन गए। और जब इसके पिता जब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पिता सैनिक था, तो उसका जो है मान सम्मान पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा था और वो एकदम सच्चाई का साथ देता था। और ये जो राजा घमंडी था, घमंडी राजा से उतना ज्यादा वो भयभीत नहीं होता था। जब भयभीत नहीं होता था तो इन्होंने क्या किया पता है, ये धनानंद को डर होने लगा अंदर ही अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरे देश का नागरिक जो है उसी को मानने लग जाए। किसको, चंद्रगुप्त के पिता को ही राजा मानने लग जाए और हमारे साम्राज्य को कहीं ऐसा ना हो कि उखाड़ को फेंक दे, इससे पहले हमारा दुश्मन जन्म ले। इससे पहले उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त के पिता को जो है बुलवाया राज दरबार में और चंद्रगुप्त के पिता को क्या कर दिया, मार दिया। और जब चंद्रगुप्त के पिता को ये जो मारा था, उस समय चंद्रगुप्त जो है अपनी माँ के कोख में थी और चंद्रगुप्त अपने माँ के कोख में ही पल रहा था। उसके बाद जो है ना, उसकी माँ जो है जब देखा ऐसा ऐसा खबर सुना, तो वो जो है चंद्रगुप्त को लेकर के और क्या हुआ, पाटलिपुत्र शहर में एक छोटे से गांव में चला गया, ठीक है, और छुप करके रहने लगा। उसको लगा क्या, कहीं चंद्रगुप्त पे भी वो हमला नहीं करते धनानंद। तो इन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी जो है चंद्रगुप्त को पेट में ही रखे हुए भाग गई और चली गई पाटलिपुत्र के छोटे से गांव वगैरह के एरिया में चले गए और वहां पे क्या करने लगे, अपना एक मतलब झोपड़ी में रहने लगे। और झोपड़ी में रहते रहते इन्होंने क्या किया, तो वहां से जो है ना पाटलिपुत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपने पुत्र को क्या किया, पढ़ने के लिए भेजा। और वहां पे जो पढ़ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस समय चंद्रगुप्त को मौर्य को तो ये नहीं पता था जो मेरे जो पापा है उसका हत्यारा क्या है, धनानंद ही है। उस समय जो है उसका जो मेन फोकस था, उसका मेन फोकस यही था, कौन, तो सिकंदर। उसका जो मेन फोकस था वो सिकंदर था। किसका मेन फोकस, चाणक्य का। चाणक्य का मेन फोकस सिकंदर था। चाणक्य क्या सोचते थे, ये मेरा देश है भारत, इसमें समृद्धि बना रहे। धनानंद तो मेरे अंदर का शत्रु है, सबसे पहला शत्रु तो इसका कौन था, सिकंदर। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सोचा क्या, मैं सिकंदर को ही क्यों ना बुलाऊं। उसके बाद जो है इन्होंने जब सिकंदर इससे मिलने आया, तो ये सिकंदर को क्या बोला, जो देखो भारत के अंदर अपने सैनिकों को लड़ने के लिए नहीं भेजो, नहीं तो अगर भारत के अंदर तुम्हारा सैनिक जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सारे सैनिक क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। जब ये बात सिकंदर सुना तो सिकंदर मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था ये क्या बोल रहा है बुढ़ा, हमारा सैनिक भारत के अंदर जाएगा लड़ने के लिए तो मारा जाएगा है, या अंधा हो जाएगा। इन्होंने बोला नहीं यकीन हो रहा है, तुम देखो इस नदी को पार करके। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, देखिए चाणक्य अपने काल में चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व कन्या रखती थी। क्या रखती थी, तो विश्व कन्या। इसका जो विश्व कन्या थी, इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य एक शिष्य था
और दूसरा ये विश्व कन्या रखती थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व कन्या, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के सेना में भेज दिया, सिकंदर के सैनिक वाले ड्रेस पहना करके, और इसको क्या करता था, जहर की मात्रा कुछ कुछ दे देता था, थोड़ा बहुत जहर। और ये सिकंदर का जो सेना होता था, वो जो सेना नदी के इस साइड घूमने के लिए आता था, जैसे मान लो पहला दिन जो है वो सिकंदर जो है अपने 10 सैनिक को भेजा था यहाँ पे, जो जाओ देखो उस साइड का एरिया कैसा है, नदी के उस साइड। नदी के उस साइड जो भेजा था ना, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के इस साइड जो आया ना, उसका 10 सैनिक, उस सैनिक को का हुलिया चंद्रगुप्त मौर्य को पहचानवा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बहुत ही छोटा था, लगभग 12-14 साल का था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा चाणक्य, जो तुम जाओ और क्या करो, जो जो व्यक्ति नदी के इस साइड आया है उस व्यक्ति के खाना में जहर दे दो। और खाना में जहर दे दिया, और वो व्यक्ति जो इधर घूमने आया था देखने वगैरह के लिए, उसके खाना में जड़ी बूटी का जहर दे दिया, और उसका आंख जो है खाना खाते ही क्या हो गया, अंधा हो गया। जब उसका आंख अंधा हो गया, किसका, तो सिकंदर के सेनाओं को, तो उसके सेनाओं में भगदड़ मच गया। और भगदड़ मच गया, बोला बाप रे, सही कह रहा है वो कौन, चाणक्य। इधर वह दस्यु गया था उस साइड घूमने के लिए, देखने के लिए, वो अंधा हो गया है। उसके सैनिकों में क्या हो गया, आत्मबल जो है सैनिकों का टूटने लग गया। बोला क्या, गुरु जी का बात एकदम सत्य निकला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके देखो तो पहले जमाना में जो होता है, जेंट्स वगैरह को जो है ना, कन्या वगैरह जो होता था ना, सुंदर कन्या वगैरह जो है, उसका बहुत ज्यादा लोभ वगैरह था। अभी भी रहता है, अभी भी देखोगे सुंदर लड़की के पीछे बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं, दीवाना। ठीक है, तो इसके जो विश्व कन्या थे, विश्व कन्या को ये क्या करता था, बचपन से ही थोड़ा बहुत जहर देता था, जहर की मात्रा, और हल्का हल्का जहर दे करके धीरे धीरे बचपन से जो देखता था, जो जिस लड़की को देखता था बहुत सुंदर है, उस लड़की को चाणक्य क्या करता था, अपने विश्व कन्या बना देता था। विश्व कन्या को क्या करता था, थोड़ा थोड़ा विष का मात्रा धीरे धीरे दे करके, जब वो बड़ा होती थी तो उसमें क्या होता था, जहर हो जाता। वो जिसको दांत काटता था वो क्या होता था, जहर से मारा जाता था। ठीक है, जहर से जो मारा जाता था ना, तो विश्व कन्या वगैरह को भेज दी इसके पार्टी। ठीक है, और यहाँ सिकंदर के सेना में क्या करता था, विश्व कन्या वगैरह को क्या करता था, मतलब नचाता वगैरह था। विश्व कन्या जाता था आराम से एक जगह रहने के लिए, और वहां पे विश्व कन्या वगैरह क्या करती थी, सोते वक्त दांत काटती थी, आदमी का मौत हो जाता था। और जो जो आदमी इधर भारत की ओर प्रवेश करता था, नदी को पार करके आता था, चुन चुन करके उसी आदमी को जहर जो है उसके खाना में जहर दे करके उसको मरवा दिया जाता था। ठीक है, और विश्व कन्या वगैरह उसके साथ सो करके और उसको दांत काट लेता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। जिससे क्या हो गई, सिकंदर जो कि दुनिया का सबसे महान सेना था, सिकंदर का सेना दुनिया का सबसे ताकतवर सेना था। सिकंदर का जो 60,000 सैनिक था, वो 60,000 सैनिक लगभग में जो भारत में आया था आक्रमण करने, लगभग में 60,000 सैनिकों को क्या किया, चाणक्य जो है अपने कूटनीति के बल पे क्या किया, बाहर धकेल दिया। और सिकंदर यहां से जो है यूनान की ओर वापस कदम ले लिया और वापस कदम मोड़ लिया। सिकंदर भी डर गया, बाप रे बाप, इधर अगर कोई गया तो उसका मौत निश्चित है, इसीलिए नदी नहीं पार करो। तो उसके बाद आया था ये सिकंदर चाणक्य से फिर पूछने, गुरुजी आपने सही कहे थे, भारत के अंदर मेरा जो भी सैनिक गया मारा गया, या तो कोई अंधा हो गया, या तो वो आता तो है लौट करके, और यहाँ मारा जाता है। तो चाणक्य क्या बोला, मैं तुम्हें बताया था ना, जब भारत जो है देवताओं का स्थान है, यहाँ पे तुम्हारा सैनिक जाएगा तो अपने आप मारा जाएगा, यहाँ से तुम लोग जीत नहीं पाएगा। ठीक है, देखो क्या हाल हुआ, लौट जाओ। उसके बाद सिकंदर जो है यहाँ से वापस लौट गया, और वापस लौटने के दौरान सिकंदर की जो मृत्यु हो गई, यूनान के रास्ते में ही बीच में क्या हो गई, 329 बीसी पूर्व क्या हो गया था, सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गया। और सिकंदर की जब मृत्यु हो गया, ठीक है, सिकंदर जब 325 बीसी पूर्व आया था, ठीक है, और यहाँ पे जो आया था, उसके बाद उधर जाने के बाद क्या हो गया, सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और सिकंदर की मृत्यु फिर यूनान में ही हो गई। सिकंदर का एक सैनिक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का सेनापति उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर।
निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है वो इसके चाणक्य के कूटनीति के बारे में धीरे धीरे क्या हो गया, पता चल गया। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो है ये हमारे साथ छल किया और हमारे साथ कूटनीति करके और सिकंदर को वापस भेज दिया। सिकंदर जब वापस हुआ तो सिकंदर के 2-3 साल के बाद क्या हो गया, बेचारा का तो मृत्यु हो गया। और जब सिकंदर का मृत्यु हो गया उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है इसका सेनापति जो था, सिकंदर का क्या था, सेनापति। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने क्या सोचा, प्लान क्या बनाया, जो अब हम करेंगे भारत पे आक्रमण। उससे पहले इन्होंने क्या किया, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों मिल करके और इधर से क्या किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय से इधर पंजाब की ओर आया। कहाँ आया, पंजाब। और पंजाब में एक बहुत बड़ी एक क्या की, अपनी सेना तैयार की। और पंजाब में आकर के अपना एक क्या किया, सेना तैयार किया। और यहां से सेना तैयार करके उसके बाद धनानंद पर आक्रमण किया। और धनानंद पर आक्रमण करके बहुत ही भारी संख्या में क्या किया, धनानंद के सैनिकों को क्या हुई, हानि हुई। और धनानंद के सेनाओं को मार के गिरा करके उसके बाद धनानंद का क्या किया, सर्वनाश किया। उसके बाद उसको याद दिलाया, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया था और मुझे लात मार करके भगाया था। उसी ने क्या किया, एक अपने शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने क्या किया, उस मगध के राजगद्दी पर बैठा दिया। और मगध का संस्थापक जो है, मगध में क्या हो गया, एक दूसरा वंश का उदय हुआ। दूसरा जो वंश था मगध में वो कौन सा वंश था, उसके बारे में देखते हैं। तो मगध में उसके बाद जो है, धनानंद के बाद मगध का जो शासन संभालने की जो अब वो आया आदि किसके पास, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास। कौन सा, तो चौथा वंश था मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किया, यानी मगध साम्राज्य का ये चौथा वंश था जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री यानी सलाहकार जो बना, प्रधानमंत्री, वो कौन बना, तो चाणक्य बना। चाणक्य जो है इसको जो है अर्थशास्त्र का लेखक भी कहा जाता था। इसके काल में जो है अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का, प्राचीन अर्थशास्त्र का जो लेखक है उसका ये जो है अर्थशास्त्र का लेखक था, लेखक। चाणक्य ही अर्थशास्त्र का क्या करता था, लेखक था। लिखने का, अर्थशास्त्र लिखने का काम कौन किया था, तो चाणक्य का एक दूसरा नाम कौटिल्य भी है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है, तो कौटिल्य किसका नाम था। ठीक है, चाणक्य जो है बहुत ही मतलब क्या था, तो बहुत ही एक तरह से कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसको राजनीतिक के बारे में बहुत बढ़िया से नॉलेज था। और राजनीति का बहुत अच्छे से नॉलेज होने के कारण इन्होंने क्या किया, एक छोटे से चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से बच्चे को थोड़ा ही बड़ा करके और उसे क्या कर दिया, बहुत बड़े साम्राज्य मगध के साम्राज्य को उखाड़ करके फेंका। और मगध साम्राज्य में किसकी स्थापना हो गई, तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश का जो कार्यकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल था 322 ईस्वी से बीसी पूर्व से 298 बीसी पूर्व, कितना 322 बीसी से 298 बीसी तक। ये जो कार्यकाल है मौर्य वंश का कार्यकाल, ये मौर्य वंश का कार्यकाल आप लोगों को 2022 के जो है एग्जाम में पूछे हुए थे। 2021-22 का जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आप लोगों में हो सकता है तो बिंबिसार के बारे में पूछ सकता है, जो कि प्रथम राजा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे क्या किया, देखिए, तो इधर को तो जीता ही था, इधर पे तो अपना सेना ही तैयार किया, उसके बाद इधर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये जो है भारत का ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और भारत में क्या हो गया, धीरे धीरे पूरा भारत में क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, अपना आधिपत्य जमा लिया। और पूरा भारत में जो है एक ही राजा बचा, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी सबसे शक्तिशाली राजा था। इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा होने के कारण मगध साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य को क्या कहा जाता है, तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्यों कहा जाता है इसको मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मगध साम्राज्य का आधिपत्य जो है पूरे देश में फैल गया।
पूरे देश में फैलने के कारण मगध साम्राज्य को क्या कहा गया, तो मौर्य साम्राज्य भी कहा गया। मगध साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा विस्तृत हुआ और विस्तृत होने के कारण जैन धर्म जो है इसके काल में क्या हुआ, जैन धर्म का बंटवारा जो हो गया था, ठीक है, और जैन धर्म का बंटवारा हो गया था तो इधर एक जैन धर्म का जो है यहाँ पे मगध में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ गया। और मगध में भीषण जब अकाल पड़ गया तो उस अकाल में जैन धर्म का बंटवारा होकर के जैन धर्म का निचला भाग जो इधर आ गया, कर्नाटक आ गया। कहाँ आ गया, कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह था जिसका नाम था श्रवणबेलगोला। क्या, श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला जो था, श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाया हुआ था। और जैन धर्म को अपना करके जब श्रवणबेलगोला आया तो जैन धर्म को अपना करके इन्होंने जो है श्रवणबेलगोला आया भद्रबाहु के नेतृत्व में। देखिए जैन धर्म जो दो भागों में बटा था, एक स्थूलबाहु का नेतृत्व में जो था वो मगध में ही रह गया, ठीक है, अकाल पड़ने के बाद। उसके बाद नीचे में जो आ गया वो भद्रबाहु के पक्ष वाला था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ आ गया, कर्नाटक। और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में पर्वत के ऊपर क्या किया, ध्यान मग्न होने के कारण 24 दिन तक क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ध्यान मग्न होने के कारण क्या हो गया, अपने देह की क्या कर दी, समाधि कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मृत्यु हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुआ श्रवणबेलगोला में समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु के पश्चात इसके जो बेटा थे, इसका बेटा का नाम था बिंदुसार। इसका बेटा इस वंश को संभाला, दूसरा राजा तो था, इसका बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। बिंदुसार भी जो है अपने राज्य को बहुत ज्यादा क्या किया था, ये जो है बहुत ज्यादा विस्तारित किया था, ठीक है। इसका एक और नाम था अमित्रघात, क्योंकि ये जो है ना अमित्रघात इसको कहा जाता था। ये जो है ना मित्रता को बहुत ज्यादा ही बढ़ावा देता था। और ये जो है इसके काल में जो है ना दूसरे देश के व्यक्ति वगैरह भी आया था एक, ठीक है, उससे भी इन्होंने क्या किया था, मित्र। यूनान का जो शासक था इसके काल में आया था, ठीक है। यूनान का जो शासक इसके काल में आया वो एक खत लिख करके भेजा था, ठीक है, यूनान का शासक। और एक और बात बताना चाहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो सेल्यूकस निकेटर, मैं आप लोग को बता रहा था किसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो उसका सेनापति किसका, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, दोबारा आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बन गया तो उस समय तो धनानंद को उखाड़ करके फेंक दिया था। जब उसको पता चला सेल्यूकस निकेटर को जब मेरे राजा सिकंदर के साथ क्या हुआ था, छल हुआ था, तो यहाँ पर जो है सेल्यूकस निकेटर क्या किया था, फिर से आक्रमण कर दिया था। और सेल्यूकस निकेटर जो है फिर से क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहाँ पे, भारत पे। तो भारत पे दोबारा आक्रमण कौन कर दिया, सिकंदर का जो है वो कौन, तो सेनापति कर दिया, जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में फिर से क्या हो गया, विवादित मुद्दा आ गया। और ये जो है ना इन दोनों में जब लड़ाई चला ना सेल्यूकस निकेटर और इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब इसको बोला क्या, जब तुम्हारे राजा सिकंदर को हमने धूल चटा करके भेजा तो तू किस गली का, ये तो इसका सेनापति था ना, सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर के बचे कुचे जो सेना था, वो सेना जो है बची कुची वो भी भारत में आकर के ही मार खाया। और भारत में जब मार खाया, जब युद्ध हारने वाला था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी को क्या किया, युद्ध में सामने ले आया। जब इसकी बेटी युद्ध में सामने आया तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है का दिल जो है इसके सेल्यूकस निकेटर के पुत्री पे आ गया। और सेल्यूकस निकेटर की जान को क्या किया, राहत मिली। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको क्या बोला सेल्यूकस निकेटर को, जब तुम अपनी पुत्री को हमें दे दो, ठीक है, अपनी पुत्री को दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, मैरिज, शादी हो गया। उसके बाद इन्हें जो है दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी जो दो देश है, वो दो देश जो है सेल्यूकस निकेटर इसको ऐसे ही दे दिया था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का विस्तार बहुत दूर तक हो गया था। इतना यहाँ पूरा ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र भारत में था। और पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का मगध साम्राज्य बन गया था, ठीक है। उसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य जो बताए ना, यहाँ श्रवण बेलगोला में उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो बिंदुसार यानी अमित्रघात जो है ये जो है राजा बना। और अमित्रघात यानी बिंदुसार के बाद इसका जो है बेटा, बिंदुसार का जो बेटा था, बिंदुसार बहुत हरामी नेता लोग था, ठीक है। हाँ, हरामी मतलब कथी था, बिंदुसार बहुत ये हरामी क्या था, तो राजा था। ये क्या करता था, खाली शादी करता था। बिंदुसार इतना ना शादी किया था, अय्यासी नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप ही देखेंगे तो जब अगर कोई बच्चा जो है ना, उसका माँ बाप बहुत प्यार से उसको दुलार से वगैरह पोसता वगैरह है ना, और साम्राज्य को विस्तारित करके देता है ना, तो देखोगे तो बच्चा में क्या हो जाता है, तो एगो क्या होता है, अथी वाला भावना आ जाता है, कोढ़ियापन वाला भावना आ जाता है, और अय्यासी वाला भावना आ जाता है। तो ये जो है बिंदुसार एक नंबर का अय्यास था। और ये जो है अपने पिता का जो साम्राज्य था, और ये अपने पिता के साम्राज्य को बचा करके भी नहीं रख पाया। और ये क्या कर रहा था, तो लगभग में 50 शादियां की थी। इतना सा जिधर जाता था शादी वगैरह कर लेता था। तो ठीक है, तो इसके जो बेटा थे, इसका बेटा था अशोक। एक देखिए, एक बेटा बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन एक मेन बेटा था जिसका नाम था अशोक, ठीक है। क्या नाम था, अशोक। अशोक जो है, अशोक इसका जो बेटा था, ये 2 जगह को और जीत लिया। अशोक साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को 2 जगह और जीत करके अपना साम्राज्य जो है विस्तारित किया। अशोक एक तक्षशिला के गवर्नर, तक्षशिला के गवर्नर पर अंग्रेजों ने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, दूसरे देश वाले, ठीक है। तो तक्षशिला के युद्ध में भी अशोक ने क्या किया था, तक्षशिला का शासन संभाल रहा था। और तक्षशिला जो है को जीत लिया था। तक्षशिला को जीत करके अशोक ने तक्षशिला को पे अपना क्या कर रहा था, शासन चला रहा था। तक्षशिला के बाद इन्होंने जो है एक और जगह था उज्जैन, ठीक है। तक्षशिला के बाद उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन का शासन कौन करने लगा, अशोक। अशोक तक्षशिला और उज्जैन का शासन करने लगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो गए, इसके जो पिता थे अमित्रघात बिंदुसार, इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो क्या होने लगा, इसके भाई वगैरह बहुत सारे ढनमना करके निकलने लगा। और जब ये जो है ना अशोक जो है बेचारा ये सोचता था क्या, अशोक का एक बड़ा भाई भी था, ठीक है। तो इन्होंने जो है 2 जगह तो ये अपना शासन संभाल ही रहा था अशोक। उसके बाद जो है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था और क्रूर भी था। अशोक बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना मगध में गया और अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो मगध के बहुत सारे लोग बोले क्या, जो मतलब रूल के हिसाब से, राजतंत्र का जो रूल होता है उसके हिसाब से बड़ा भाई क्या बनता है, राजा बनता है। इन्होंने, अशोक ने क्या किए, अपने बड़े भाई को बुलाया, और अपने बड़े भाई को बुलाया और बोला क्या आपको राज्य चाहिए। तो बड़ा भाई जो है ये देखिए दूसरा राजा था और ये तीसरा, ठीक है। तो अपने बड़े भाई को बुलाया और बोला कि आपको राज्य चाहिए। तो बोला हाँ चाहिए, मेरे हिस्सा का है तो दे दो। तो ये जो है बड़ा भाई इससे राज मांगने आया, ये अपना तलवार निकाला और बड़े भाई को क्या कर दिया, काट दिया, और बड़े भाई को काट करके मार दिया, ठीक है। और उसके बाद जब बड़े भाई को काट करके मारा तो इसका बहुत सारा भाई वगैरह जो है उधर से निकल के आता, उधर से निकल के आता। वो भी कहता है मैं भी मतलब बिंदुसार का ही बेटा हूँ। और क्योंकि इसकी मम्मी जो है, पता अशोक का पापा जो है बहुत सारे शादियां की थी। बहुत सारे शादियां करने की वजह से इसके पुत्र वगैरह तो बहुत होंगे ना। तो जितने भी बिंदुसार जब मर गया तो इसके बहुत सारे पुत्र आने लगे अपना अधिकार मांगने के लिए कि मैं भी बिंदुसार का ही पुत्र हूँ, मैं भी बिंदुसार का ही पुत्र हूँ। लगभग भाई बताए तो 99 गो भाई, ये जो है 99 गो भाई को हत्या कर दिया। क्या कर दिया, अपने 99 भाई की क्या कर दिया, हत्या करके क्या बना, राजा बना, ठीक है। अपने 99 को भाई की क्या कर दिया, हत्या करके इन्होंने क्या बन गया, राजा बना। जो भी भाई इससे राज मांगने के लिए आता था उसको ले जाता था, भाई चलो मतलब भाई रहता था तो भाई को तो पता है जो भाई हमको नहीं मारेगा, ये ले जाता था और उसको क्या करता था, काट देता था। भाई जितने भी लोग था ना वो सब कोई ले जाता था और काट देता था। इसका जो कार्यकाल था 273 से 236 बीसी पूर्व था, कैसे था। तो इसका कार्यकाल जो कार्यकाल था मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। और इसके काल में जो भी आता था इसका भाई वगैरह इससे राज वगैरह मांगने के लिए उसको क्या करता था, ये ले जाता था और हत्या कर देता था। इसका जो कार्यकाल था अशोक का कार्यकाल जो था
वो था 273 बीसी से 236 236 बीसी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद जो है भाई इसका कार्यकाल 273 बीसी से 237 बीसी तक था। इसके इसके काल में जो है यूनान का एगो शासक था, इससे मैत्रीय संबंध यानी मित्रता का संबंध बनाने के लिए आया था, जिसका नाम था डाइमेक्स। ठीक है, डाइमेक्स। तो डाइमेक्स जो था यूनान का जो है यूनानी व्यापारी, यूनानी शासक डाइमेक्स डाइमेक्स जो है इसके काल में आया था। किसके काल में? तो अशोक के काल में, और इससे मित्रता स्थापित करने के लिए आया था डाइमेक्स। ठीक है, और अशोक जो है क्या बताए अपने जो है भाई वगैरह को 99 भाई को क्या कर दिया था? मार दिया था। बहुत ही क्रूर था अशोक। क्या था? बहुत ही क्या था? क्रूर था। ये जो है बहुत ही क्या था? क्रूर भी था, और बहुत क्रूर होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली शासक भी था। इसकी जो पत्नी थी उसकी नाम थी देवी। इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था देवी। मेरा पत्नी का नाम देवी। ये जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म को ये क्या किया था? बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को क्या किया था? आगे लेकर के गया था। और इसकी जो दूगो अगर बेटा था, एगो बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। तो बेटा देवी से जो है उत्पन्न संतान कौन था? महेंद्र और संघमित्रा। इसके बेटा और बेटी, एक बेटा और एक बेटी थी, संघमित्रा और महेंद्र। उसके बाद जो है इसका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया चला। ठीक है, बहुत बढ़िया चलने के बाद इन्होंने जो है बौद्ध संगति करवाया था। कौन सा? तो तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति बौद्ध अशोक ने करवाया था शायद, सॉरी अशोक ने करवाया था, इसका बेटा करवाया। देखिए, तो इसका दूगो बेटा कौन? तो महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, अशोक जो है एक तरह का क्रूर शासक था। ठीक है, और इन्होंने जो है ना शिलालेख वगैरह लिखवाता था। शिलालेख वगैरह कहने का मतलब ये है, जो ये जो है ना बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म को मानने के बाद ये जो है ना, तो इसका देखो, इसका अगर देखा जाए तो पिता बिंदुसार जो है वो क्या कहता, जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया था। और ये भी क्या करते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म को मानने के पश्चात ये अपना एक धर्म बनाया। ठीक है, ये अपना एक जो क्या बनाया? तो धर्म बनाया, नया धर्म बनाया, जिसका नाम क्या था? तो धम्म। अशोक का जो नया अपना धर्म था उसका क्या था नाम? धम्म नाम था। अशोक ने अपना एक नया धर्म बनाया जिसका नाम क्या रखा? धम्म रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? सभी धर्मों को मिला करके अपना एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था धम्म। ये जो है ना, इसके जो शौक थे अभिलेख लिखवाने का। अभिलेखों पे जो है ये अपना नाम जो है, अपना नाम जो ये अभिलेखों पे लिखता था, उसका नाम क्या क्या लिखता था? तो नाम पे अपना अभिलेख जो लिखता था। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में, है ना। अशोक जो कि तीसरा राजा था, है ना। तो इन्होंने जो है अपना नाम जो है, इसका दूसरा नाम प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी। ये जो है ना, इसकी जो ये क्या करते थे? इसको शिलालेख लिखवाने का बहुत शौक था। क्या? तो शिलालेख लिखवाने का इसका क्या था? बहुत ही शौक था, और ये बहुत सारे शिलालेख लिखवाते थे। शिलालेख क्या होता है? तो पत्थर पे जो होता है ना, पत्थर। तो पहले जमाने में तो कॉपी कलम था नहीं, जो कॉपी कलम में लिखेगा अपना कहानी। तो अपने बारे में, ठीक है, और अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में जो है ये किस चीज पे लिखता था? शिलालेख के बारे में। तभी तो हम लोग जान पा रहे हैं जो मगध साम्राज्य जो है अशोक के समय पूरा भारत पर इसका आधिपत्य था। कैसे? तो अशोक के शिलालेख से पता चलता है, क्योंकि अशोक का कुछ शिलालेख कर्नाटक में मिलता है, तो कुछ शिलालेख यहाँ मिलता है, तो कुछ शिलालेख यहाँ, कुछ शिलालेख यहाँ, कुछ शिलालेख यहाँ। तो इससे हम लोग को क्या, कुछ शिलालेख तो इसका श्रीलंका वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों से तो हमें पता चलता है ना, जो भाई कहाँ कहाँ इसका शिलालेख मिला। तो इसके शिलालेख जो है अलग अलग स्थानों पे मिल रहा था। ठीक है, और इसकी जब शिलालेखों की जो खोज की गई तो 14 गो बड़े शिलालेख मिले। कितना? तो 14 गो क्या मिला? 14 बड़े शिलालेख, बड़े, और 14 बड़का और 20 छोटे शिलालेख मिला। ठीक है, अब देखिए शिलालेख में ये क्या लिखवाते थे? तो अपने धर्म के बारे में लिखवाते थे,
और शिलालेख में जो है ये जो कहानी वगैरह थी अपने पिता के बारे में, तो मतलब अपने उसके काल में जैसा शासन प्रणाली था, तो वो शासन प्रणाली के बारे में शिलालेखों द्वारा क्या करते थे, लिख देते थे। पत्थर पे लिखा हुआ रहता था शिलालेख, जो कि खोज किया गया, तो आज भी वो शिलालेख उपस्थित है। शिलालेखों पे ये धर्म के बारे में, धार्मिक बातों सबको क्या करते थे, जो बात धार्मिक था और बहुत ही बढ़िया बात था, ठीक है, वो क्या करते थे, शिलालेख में लिखवाते थे। ठीक है, शिलालेख, इसके शिलालेख में बहुत सारे अच्छे अच्छे धर्म के बारे में व्यंग किया गया है, और धर्म के बारे में शिलालेखों के ऊपर ये क्या करते थे, लिख देते थे। कॉपी कलम तो होता नहीं था जो कॉपी कलम पे लिखेगा धर्म के बारे में, है कि नहीं। तो ये अपने धर्म के बारे में भी, ये जो नयका धर्म बनाया था, धर्म के बारे में भी क्या, कथी पर, तो शिलालेख पर भी लिखवाया था। और शिलालेख पे जो लिखवाते थे, तो शिलालेख जो लिखवाते थे उस पे ये अपना नाम नहीं लिखते थे, अपना नाम नहीं लिखता था, उस पे ये क्या लिखता था, तो प्रियदर्शी, आपका प्रियदर्शी। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस समय जो है ये जो है पूरे देश के लिए क्या था, तो प्रिय था। अशोक जो है धीरे धीरे एक बार क्या किया था, कलिंग पे हाथियों की जो लड़ाई हुआ था, तो देखिए, तो डाइमेक्स जो है ना, वो अशोक के काल में जो आया था ना, उन्होंने जो है ना हाथी से घोड़ा बदलवाने के लिए आया था। डाइमेक्स को इन्होंने जो है, यूनानी व्यापारी जो था डाइमेक्स के शासक को क्या बोला, तो देखिए, आप जो है हमें क्या कीजिए, तो घोड़ा दीजिए और हम आपको क्या देंगे, तो हाथी देंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अशोक के समय मगध साम्राज्य में बहुत सारा हाथियां थी, तो हाथी देने की बात जब कही, तो इन्होंने जो है कलिंग पे आक्रमण किया अशोक। और इन्होंने जो है कलिंग का के बारे में हम आप लोग को बताए थे, कलिंग पर आक्रमण, कलिंग में जो जीवक था उस पे आक्रमण अजात शत्रु ने भी किया था। और ये भी जो है कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण किया हाथियों को क्या करने के लिए, जीतने के लिए। तो कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर बहुत ही भीषण आक्रमण करके वहां के बच्चे बूढ़े सभी को मार दिया। और कलिंग का जो राजा था उसको क्या कर लिया, जीत करके, और कलिंग के राजा की क्या कर दी, हत्या कर दी। कलिंग की राजा को हत्या कर दी, तो उसकी बेटी थी, कलिंग की जो राजा थी, राजा की जो बेटी थी, उसका नाम था पद्मा। अब देखिए, कलिंग की राजा की बेटी का नाम क्या था, पद्मा था। अब वो जो है ना पद्मा, ये जो है बहुत ही भयानक लड़की थी। और जब इसके पिता मारे गए युद्ध में, तब कलिंग की राजा की बेटी जो थी पद्मा, ये आया और बाहर आया, और इन्होंने जो है चिल्ला चिल्ला करके दहाड़ने लगी और बोला, कौन मेरे पापा का हत्यारा है, सामने आए। और जो है अशोक जो है वहां पे नतमस्तक होकर के, अशोक को भी ग्लानि हुई। अशोक को इन्होंने जो है पद्मा, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि अशोक को क्या हो गया, कटाक्ष लगने लगा। बोला, किस चीज का तुम वीर है। अशोक को कह रहा था, तुम किस चीज का वीर है, जब तुमने जो है इतने सारे निहत्ते बाल यानी छोटे मोटे बच्चे को तुमने मार दिया, तुमने, हमसे है हिम्मत तो युद्ध करो। और उसकी बेटी युद्ध में उतर गया। और अशोक ने क्या बोला, वीर आदमी क्या होता है, कभी भी युद्ध में महिलाओं पे अस्त्र नहीं उठाता है या शस्त्र नहीं उठाता है। इन्होंने बोला, उठाओ शस्त्र और हमसे लड़ाई करो पद्मा। तो पद्मा के सामने अशोक ने क्या किया, अपना सर झुका लिया और बोला, क्या मैं महिलाओं से लड़ाई नहीं करता। बोला, क्या महिलाओं से क्यों नहीं लड़ाई करते हो। और इन्होंने जो है पद्मावती से माफी मांगा। और उन्होंने जो है इन्होंने उस दिन वचन दिया, जो मैं आज के बाद क्या करूंगा, शस्त्र क्या कर दूंगा, फेंक दिया शस्त्र को। और बोला, मैं क्या करूंगा, शस्त्र जो है कभी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र त्याग दिया। और बोला, क्या शस्त्र हमने आज के बाद मैं कभी अस्त्र या शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। उसके बाद जब कलिंग की महारानी को ये वादा किया, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब ये क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को पूरी अपना करके, और बौद्ध धर्म में क्या हो गया, लीन हो गया। बौद्ध धर्म में लीन होने के बाद इसका जो लास्ट राजा था, इसके बाद जो राजा आया उसका नाम था बृहद्रथ। ये क्या कर लिया, सन्यासियों का जीवन बिताने पे क्या हो गया, मजबूर कर दी पद्मा। तब इन्होंने जो है इसके जो लास्ट राजा थे इस वंश के, चौथा, उसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है इस वंश पे क्या किया, राज किया। ठीक है, बृहद्रथ जो है उतना शक्तिशाली राजा नहीं साबित हुआ। तो बृहद्रथ के बाद जो है
इस वंश को बृहद्रथ की जो है क्या कर दी, हत्या कर दिया, और बृहद्रथ की हत्या करके दूसरे पांचवा वंश का स्थापना हुआ। जो पांचवा वंश जो था उसके बाद बृहद्रथ की जो है हत्या करने के बाद इसी का सैनिक था एगो, उन्होंने क्या किया, दूसरे वंश की स्थापना किया मगध में, और दूसरे वंश की स्थापना किया, शुंग वंश की स्थापना। कौन सा वंश? दूसरे वंश की स्थापना किया, 5वां नंबर पे शुंग वंश। शुंग वंश बृहद्रथ की हत्या करके उसके बाद उन्होंने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना। इस वंश का जो संस्थापक था, इसके बाद मगध साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश ही होते गया। धीरे धीरे इधर बहुत सारे दूसरे देश के लोग वगैरह जुट गए और इस धीरे धीरे ये साम्राज्य क्या होने लगे, खानी होने लगे। ठीक है, तो संस्थापक जो था वो था पुष्य मित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग। अशोक तक ही राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, उसके बाद राज्य जो है धीरे धीरे क्या हो गया, टूटने लगा। मगध साम्राज्य धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगे। और इस वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग वगैरह भी बहुत सारे दिन जो है कार्य मतलब यहाँ पे रहा। 184 बीसी पूर्व से लेकर के इसका जो कार्यकाल था 184 बीसी से लेकर के 148 बीसी तक था। इतना दिन तक ये क्या रहा, तो शुंग वंश का मतलब वो रहा, आधिपत्य रहा। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है अगला जो वंश आया उसका नाम था, कनव वंश। शुंग वंश के बाद छठा वंश जो था उसका नाम था कनव वंश। कनव वंश जो है छठा वंश था। कनव वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। तो कनव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसके बाद उतना ज्यादा ये राजा वगैरह जो है उतना ज्यादा शक्तिशाली वगैरह नहीं था। ठीक है, तो इस राजा वगैरह का उतना ज्यादा मतलब वर्चस्व नहीं था। इसके काल में क्या हुआ था, तो चीन पर जो है, पश्चिम से चीन पर आक्रमण करने के लिए दूसरे देश के, देखिए किसके काल में, तो कनव वंश के संस्थापक वासुदेव के काल में। ठीक है, चीन जो है, चीन से जो है, चीन पे अधिकार करने के लिए विदेश के लोग वगैरह आने लगे। तो चीन जो है अपना एक दीवार बना दिया था, चीन की दीवार। और चीन की दीवार के निर्माण होने की वजह से क्या हुआ, वो लोग जो है उधर शासन, उधर जो मतलब क्या करता, आक्रमण करता, इससे अच्छा उधर से वो लोग क्या करने लगा, तो इधर जो है, इधर वो लोग इधर आक्रमण करता, इससे अच्छा वो लोग पीछे आ गया और भारत पर जो है आक्रमण करने की सोचा। और भारत पे वो लोग क्या करने लगा, आक्रमण करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इस वंश का समाप्ति होने के बाद सातवां जो वंश आया, सातवां वंश, उसका नाम रहा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में का जो संस्थापक था उसका नाम था सीमुख। क्या था? सीमुख। सीमुख क्या था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। क्या था? संस्थापक। ये संस्थापक था। उसके बाद इसके बाद सातवाहन वंश जो है धीरे धीरे कुछ दिन तक चला। सातवाहन वंश में इसके दूसरा राजा जो है, ये पहला राजा था, पहला राजा ये था। उसके बाद दूसरा राजा जो था वो था सतकर्णी। सतकर्णी के बाद तीसरा राजा बना गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद इसको सतकर्णी प्रथम कहते हैं और ये सतकर्णी द्वितीय। इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी कहा गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस वंश पे क्या हो गया, दूसरे देशों के क्या हो गए, डच शासक वाला क्या हो गया, शक शासक। इधर से जो आए हुए थे विदेशी, उसका नाम था शक शासक। शक शासक का क्या हो गया, आधिपत्य धीरे धीरे इधर के क्षेत्र में होने लगा और धीरे धीरे वो लोग क्या होने लगे, फैलने लग गए और मगध साम्राज्य का क्या हो गया, वहां पे पतन हो गया। बस आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही। आज अगले टॉपिक में शक शासक वगैरह के बारे में समझेंगे। थैंक यू।